Hi, hello everyone. In this video, we will see the major amendments in our constitution. जो भी major amendments आई हैं, ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, इन शॉर्ट करेंगे ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो सके और आपको समझ आ जाएगी कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरी कोचिंग के थ्रू कर सकते हैं, प्रशांत मित्तल जुडिशरी क्लासेस। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 7531000390। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दूँगा। यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं इसकी डेली, और इसके अंदर फिर आपको ये क्लासेस में रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आप बाद में देख सकते हो जितनी मर्जी बारी आप देखनी हो। ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जो मेरी ऐप है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। एंड देन आपको कोई डाउट पूछना तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, और लाइव क्लासेस डेली चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। तो पहली जो अमेंडमेंट आई थी हमारी 1951 के अंदर आई थी। तो मेनली इस अमेंडमेंट के अंदर 4 चीज़ें ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चेंज की गई थी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक 105 अमेंडमेंट्स आई हैं। ये जो अमेंडमेंट्स है सबसे मेजर अमेंडमेंट्स है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स है जो कि हमारे किसी भी वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई। ऐसे क्यों है? क्योंकि पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। उसके बाद हमारी जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए हमें हर सिचुएशन के अंदर अपने अमेंडमेंट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली जो हमारी अमेंडमेंट आई वो 1951 के अंदर आई, जो हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस की, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा सॉल्व नहीं की जा पा रही थी। तो उसके लिए फिर हमने ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की। तो पहली चीज़ जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस की थी या अमेंड की थी वो क्या थी? The state was empowered to make special provisions for advancement of socially and backward classes। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने क्या किया था कि स्टेट को एम्पावर कर दिया था कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, मतलब कि पावर दे दी कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसके एडवांसमेंट के लिए? सोशली और बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए। ये चीज़ पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, रिजर्वेशन नहीं थी, तो इसलिए हमने इस चीज़ को ऐड ऑन कर दिया गया था, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने 9 शेड्यूल को ऐड किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और आपको ये भी याद रखना है कि 9 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया था, क्योंकि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। तो ये शेड्यूल जो है 9 शेड्यूल हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इसी तरीके से 10, 11, 12 कौन सी अमेंडमेंट में ऐड ऑन हुआ ये हमें पता होना चाहिए, जो कि हम अभी धीरे धीरे करके हम देखते रहेंगे। फिर ये जो 9 शेड्यूल था इसके अंदर कुछ एक्ट्स थे जिसके ऊपर हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं कि 9 शेड्यूल में क्या ऐड ऑन हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर फिर धीरे धीरे कुछ और एक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया था ईयर वाइज ईयर, जैसे 4th अमेंडमेंट में, 17th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट, 34th अमेंडमेंट के अंदर मेनली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे कि इन चीज़ों के ऊपर जो स्टेट है या हमारी सेंटर है वो लॉ बना सकती है, और वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली यही चीज़ थी इसमें 9 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ भी हमने 9 शेड्यूल को ऐड ऑन किया। पहली हो गई कि भाई हमारी जो स्टेट है उसको स्पेशली एम्पावर कर दिया कि वो प्रोविजन बना सकती है किसके लिए? एम्पावरमेंट ऑफ किसके लिए, मतलब स्पेशल प्रोविजन किसके लिए बना सकती है? जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए बना सकती है। सेकंड चीज़ भी हमने 9 शेड्यूल को ऐड किया। तीसरी चीज़ हुई जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके अंदर जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसके जब आप आर्टिकल 19(2) को पढ़ोगे उसके अंदर हमें कुछ मिलती हैं कि ये 19(1)(2) को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं 19(2) के अंदर कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे किन ग्राउंड्स पे लगा सकते हैं, तो 19(2) में मिलता है हमें। तो इसके अंदर ना हमने कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दी कि इन ग्राउंड्स के ऊपर भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, जैसे कि अगर किसी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, अगर कोई फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करने हैं फॉरेन स्टेट के साथ, कोई इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ पे भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो यानी कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी ये रीजनेबल और जस्टिसेबल होनी चाहिए, तभी ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं लगा सकती। तो तीसरी चीज़ होगी कि हमने आर्टिकल 19 के अंदर कुछ और भी ग्राउंड्स को ऐड ऑन किया रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ क्या हुई कि हमने ये इंट्रोड्यूस किया कि जो हमारी स्टेट है वो क्या कर सकती है, किसी भी बिजनेस या ट्रेड को नेशनलाइज कर सकती है। इसको हमने वैलिड कर दिया। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर कोई स्टेट जो है किसी ट्रेड या बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया तो वो इनवैलिड है क्योंकि हमारे राइट टू ट्रेड या बिजनेस का वायलेशन होता है, ये बात नहीं बोली जाएगी। ये 4 चीज़ें हमने ऐड ऑन की, ठीक है। तो पहले फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर ये 4 चीज़ें ऐड ऑन हुई। फिर सेकंड अमेंडमेंट आया। सेकंड अमेंडमेंट जो है 1952 के अंदर आया। इसके अंदर हमने ये बोला था कि जो एक एमपी होता है यानी कि एक मेंबर जो होता है लोकसभा का, वो जो है ना 7.5 लाख लोगों से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर सकता है। पहले क्या था कि हम मैक्सिमम एक जो एमपी था वो 7.5 लाख पीपल को ही रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन इस चीज़ को हमने इस लिमिट को हटा दिया सेकंड अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये सेकंड अमेंडमेंट हुई। देन 7th अमेंडमेंट आती है, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसके अंदर हमने क्या किया कि एक स्टेट से ज़्यादा का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे अभी हमारी कंट्री के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जो कि हाई कोर्ट को शेयर करती हैं। तो ये प्रोविजन को हमने डाला कि द प्रोविजन ऑफ हैविंग कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि एक 2 स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है या 3 स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। इस चीज़ के प्रोविजन को हमने डाला, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है।
उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लास थी A B C D, इसके अंदर हमने स्टेट्स को डिवाइड कर रखा था, इसको हमने एबोलिश कर दिया। इसकी जगह पे सिर्फ हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के कंसेप्ट को ले आए। तो ओरिजिनली हमारी कंट्री के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट आया था, जो कि अभी बढ़ गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं एट प्रेजेंट और कितनी स्टेट्स हैं। तो ये हमारे 7th अमेंडमेंट के अंदर हुआ। देन हमारी आई 9th अमेंडमेंट। 9th अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था कि हमने इंडो पाक एग्रीमेंट हुआ था 1958 का, तो जिसके अंदर जो टेरिटरी थी बेरूबरी यूनियन की, जो कि पहले वो पाकिस्तान कहलाता था, तो कुछ जो है हमें ये था कि हम इस तरीके से अपनी लैंड किसी को नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके जो ये जगह थी इसको हमने उस वक्त के पाकिस्तान को दिया था, जो कि आज का वेस्ट बंगाल कहलाता है। ठीक है जी। फिर 10th अमेंडमेंट आई। 10th अमेंडमेंट एक्ट आया 1961 के अंदर, जिसके अंदर हमने दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर या यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया और यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। इसी तरीके से 12th अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर हमने गोवा दमन दीव को इनकॉर्पोरेट किया इंडियन की यूनियन के अंदर और इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, जो कि गोवा तो अपने आप में एक अलग से स्टेट बना दिया। देन 13 अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर हमने नागालैंड को फॉर्म किया, स्पेशल स्टेटस दिया उसको आर्टिकल 371A का। ठीक है। देन 14th अमेंडमेंट एक्ट आया 1972 का, जिसके अंदर हमने पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट किया इंडियन यूनियन के अंदर, इंक्लूड किया। और जो ये सारी यूनियन टेरिटरीज थी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, इसके अंदर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेचर के कंसेप्ट को लेके आए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसेप्ट को लेके आए कि यहाँ पे भी लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और यहाँ पे भी मिनिस्टर्स होंगे। देन 19th अमेंडमेंट आया कौन से ईयर के अंदर? 1966 के अंदर आया। इसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कंसेप्ट को खत्म कर दिया। यानी कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता था पहले किसके पास जाता था? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाता था। लेकिन अब हमने क्या किया, आपको बोला कि अगर इस तरीके का कोई डिस्प्यूट आएगा तो हाई कोर्ट ही उसको रिजॉल्व करेगी। ये चीज़ हमने कौन से अमेंडमेंट के थ्रू की? 19th अमेंडमेंट के थ्रू। फिर 21st अमेंडमेंट आया कौन से ईयर के अंदर? 1967 के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या किया था, जो सिंधी लैंग्वेज थी उसको हमने अपने 8 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया। ठीक है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे हमारी और भी लैंग्वेजेस ऐड ऑन होती जाएंगी, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस या लैंग्वेज के स्टेटस देते जाएंगे। ठीक है। 24th अमेंडमेंट के अंदर हमने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट है उनकी असेंट जो है लेना ज़रूरी होगा टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसके अंदर आपको प्रेसिडेंट की असेंट लेना कंपलसरी। उसके बाद 25th अमेंडमेंट आया कौन से ईयर के अंदर? 1971 के अंदर, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया कि जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा नहीं रहेगा 1971 के अंदर, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना दिया। देन 26th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 का, जिसके अंदर हमने क्या बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एबोलिश कर दिया जाए। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स का कंसेप्ट हमारे चल रहा था कंट्री के अंदर, जितने भी फॉर्मर रूलर्स थे उनकी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसके कंसेप्ट को हमने एबोलिश कर दिया हमारे कंट्री के अंदर। देन 31st अमेंडमेंट 1972 के थ्रू हमने क्या किया, जो लोकसभा थी इसके अंदर हमारी सीट जो थी इंक्रीज कर दी, कहाँ से कहाँ तक? पहले 525 थी, अब उसको हमने 545 कर दिया लोकसभा में। देन 35th अमेंडमेंट आई कौन से ईयर के अंदर? 1974 के अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया था, जो स्टेटस था सिक्किम का टू प्रोटेक्टेड स्टेट वाज टर्मिनेटेड एंड सिक्किम वाज गिवन अ स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट। इसको हमने अपनी एक एसोसिएट स्टेट बना लिया था। ठीक है। 35th अमेंडमेंट के बाद और हमने इसको बोला कि आप हमारे साथ रह के देख लो, अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ रह सकते हो तो आप आगे फिर हमारी कंट्री में इंक्लूड होना। तो इसी के चलते भी 36 अमेंडमेंट हुआ 1975 के अंदर, और जो सिक्किम था उसको हमने फुल फ्लैश स्टेट बना दिया इंडिया के अंदर, और ये फिर इंडिया के अंदर इंक्लूड हो गया, इंडिया के लॉ और सारी चीज़ें इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गई। देन 40th अमेंडमेंट आया, जिसके थ्रू हमने पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कि वो टाइम टू टाइम बता सकते हैं कि टेरिटोरियल वाटर की लिमिट्स कितनी होंगी, जैसे कि कितने नोटिशियल माइल्स तक इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, मैरीटाइम जोन, ये सारी चीज़ों को बताने की पावर हमने पार्लियामेंट को दे दी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐड ऑन हुए प्रीएम्बल के अंदर, एक तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड, ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा कि कौन से अमेंडमेंट के अंदर ये वर्ड ऐड हुए, तो 42nd अमेंडमेंट के अंदर ये वर्ड ऐड हुए थे। देन 7 शेड्यूल के अंदर हमने क्या किया था, ये 5 सब्जेक्ट जो थे ना ये स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमने डाल दिए थे। कौन कौन सी चीज़ें? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। ये सारी चीज़ें पहले स्टेट इनके ऊपर लॉ बनाती थी, अब कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि सेंटर इनके ऊपर लॉ बनाएगी। यानी कि स्टेट लिस्ट से एक तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमने डाल दिया कि बना, अगर जो सेंटर बनाएगी तो सेंटर प्रिवेल करेगी, ये चीज़ होगी हमारी। मतलब बना सकती है स्टेट भी, लेकिन अगर सेंटर ने बना दिया तो सेंटर प्रिवेल कर जाएगी। फिर आर्टिकल 15(1)(a) को हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया। ठीक है। और ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी? ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये
हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया था। देन पार्लियामेंट को हमने कुछ और पावर्स दी थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। वो क्या क्या थी? एक तो प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, की कैबिनेट जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को उससे प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड होंगे, ठीक है। और फिर सेंटर को हमने पावर दे दी कि वो सेंट्रल फोर्सेस को स्टेट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन स्टेट के अंदर अराइज होती है, जिसको हमने आर्टिकल 257A के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। देन हमने स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर दे दी स्पीकर ऑफ लोकसभा को और प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 329A के अंदर। एंड देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने क्या किया था? प्रेसिडेंस दिया था फंडामेंटल राइट के ओवर। तो ये चीज़ एक हमारे 42nd अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुई। देन जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट, ये हमने कर्टेल कर दी कि हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी, लेकिन आगे फिर कुछ केसेस आएंगे जिसके थ्रू ये पावर दी गई है। देन आर्टिकल 323A 323B ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो होते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल्स बना दी और अदर मैटर्स के लिए भी कुछ ट्रिब्यूनल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। देन डीपीएसपीज के अंदर हमने क्या किया? कुछ डीपीएसपीज को ऐड ऑन किया और एक डीपीएसपी को हमने अमेंड किया। जो आर्टिकल 39 था इसको अमेंड किया और ये 3 डीपीएसपी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस की। क्या चीज़ यहाँ पे हमने अमेंड की? हमने बोला टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया? ये रहा चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर करने की बात की, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात की यहाँ पे हमने। तो ये चीज़ हमने अमेंड कर दी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये हमने नया आर्टिकल ऐड ऑन किया, आर्टिकल 39A। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये वाली बात आती है, तो आर्टिकल 39A के अंदर आती है। देन इसके बाद हमने टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये चीज़ हमने ऐड ऑन की अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड आर्टिकल 48A को इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर हमने प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की बात की इन्वायरमेंट को, हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, इन सारी चीज़ों। ठीक है जी। फिर हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है। ये कौन सी ईयर के अंदर आया? ये हमारा आया 1978 के अंदर। 1978 के अंदर हम अपना 44th अमेंडमेंट लेके आए जिसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि सबसे पहले जो बेसिक सेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरीके से चेंज करना है उसके बारे में बात की गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो हमारे 42nd अमेंडमेंट के अंदर एक बात बोली गई कि जो आर्टिकल 368 है इसके थ्रू हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अपने हिसाब से। उस चीज़ को हमने यहाँ पे नलीफाई कर दिया। हमने बोला ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं कर सकती गवर्नमेंट, रिवर्स नहीं कर सकती, मतलब जो अमेंडमेंट है वो नहीं कर सकती आर्टिकल 368 को यूज़ करके। फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, यानी कि आर्टिकल 31 को हटा दिया और आर्टिकल 300A को ऐड ऑन कर दिया। देन हमने बोला कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ये पहले 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे होती थी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म रिवेलियन वर्ड को ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि अगर आपको इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है तो वहाँ पे आपको रिटर्न एडवाइस देनी होगी, किससे? जो कैबिनेट है वो रिटर्न एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेंगे। और जो हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है वहाँ पे ये बोला गया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जो हम पढ़ते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज पढ़ते हैं जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर दे रखा है, तो ये लॉन्गर पीरियड से ज़्यादा नहीं होगा, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा करना तो वहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड की आपको परमिशन लेनी होगी, सफिशिएंट कॉज वो शो करेंगे, ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके बाद राइट टू मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली एंड विदाउट सेंसरशिप की जो भी हमारे पार्लियामेंट और हमारी स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी मीडिया उसको राइट दिया गया कि वो फ्रीली ये चीज़ें रिपोर्ट कर सकती है। तो अभी आप देख सकते हो कि आपको लोकसभा, राज्यसभा इस तरीके की टीवी देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग चल रही होती है वो सारी की सारी लोगों के सामने टीवी के ऊपर आती हैं। देन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 आया जिसके अंदर हमने 10th शेड्यूल को ऐड ऑन किया। तो अब आपको याद रखना है 9 शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था, 10 शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट में जाके आया 1985 के अंदर, जिसके अंदर हमने एंटी डिफेक्शन लॉस को इंट्रोड्यूस किया। जैसे एक एमपी जो है पार्टी छोड़ के दूसरी एक पार्टी में चला जाता है इलेक्शन के बाद तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, किन सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कब नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड ऑन। देन 61st अमेंडमेंट आई जिसके अंदर हमारी जो वोटिंग एज थी उसको हमने 21 से घटा के 18 कर दिया। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें पहले वोटिंग एज जो थी वो 21 की, अगर 21 से ऊपर गया तभी वोट करता होगा, लेकिन उसमें हमने 21 से घटा के 18 साल कर दिया, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, लोकसभा के हो, कहीं भी। देन 65th अमेंडमेंट आई 1990 की, इसके अंदर क्या किया? मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST को एस्टेब्लिश किया और जो स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST थे उनको रिमूव कर दिया। ये चीज़ 65th अमेंडमेंट के अंदर हुई 1990 के अंदर।
देन 69th अमेंडमेंट आई 1991 के अंदर, जिसके अंदर हमारी जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसको हमने एनसीटी ऑफ दिल्ली का दर्जा दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का दर्जा दिया। और इसके अंदर जो एमएलए की सीट थी वो कितनी रखी हमने 70 रखी। तो अभी भी ये 70 सीट्स ही होती हैं और इसमें से 7 जो होते हैं वो मिनिस्टर बन सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है। बट यहाँ पे आर्टिकल 339 करके स्पेशल हमने वो ऐड कर रखा है, तो उसके थ्रू स्पेशल पावर्स है हटा सकते हैं। देन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, जिसके अंदर हमने कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेजेस को अपने 8 शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। और ये अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी होगी, 18 होगी, बढ़ के आगे और भी बढ़ जाएंगी। देन फिर 73rd अमेंडमेंट 1992 आया, जिसके अंदर हमने पंचायत राज जो था इसको इंट्रोड्यूस किया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और 11th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। तो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट आया, सॉरी 9th शेड्यूल ऐड हुआ, देन आपका 10th शेड्यूल ऐड हुआ और 11th शेड्यूल ऐड हुआ आपका 1992 के अंदर, और सेम ईयर के अंदर आपका 12th शेड्यूल भी ऐड होने लगा। ये 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, पंचायत राज से रिलेटेड है। और जो 12th शेड्यूल है वो आपका 74th अमेंडमेंट के अंदर आया 1992 के अंदर, जिसके अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और इन्हीं के चलते हमने 12th शेड्यूल को ऐड ऑन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। देन हमारा 86th अमेंडमेंट आता है, जिसके अंदर हमने ये इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको फंडामेंटल राइट बना दिया कि आपको जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। तो पहले ही हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, लेकिन अब इसको उठा के क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। और एक नए फंडामेंटल ड्यूटी को भी इंट्रोड्यूस किया। तो ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, 10 थी, और फिर बाद में कितनी हो गई, 11 हो गई। और आपसे कोई पूछेगा कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वो 0 थी, ये हमने बाद में ऐड ऑन 44th अमेंडमेंट में ऐड ऑन की। उससे पहले कितनी थी, 0 थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 0, लेकिन बाद में जो ऐड हुई तो 10 ऐड हुई और फिर इसको अमेंड किया हमने 2002 में और इसको 11 कर दिया। जिसके अंदर हमने बोला 51 के अंदर कि जो पेरेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है या गार्डियन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे कि वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, जो 6 से 14 साल के बच्चे। फिर 88 अमेंडमेंट आया 2003 के अंदर, जिसके अंदर हमने सर्विस टैक्स के प्रोविजन को ऐड ऑन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 268 के थ्रू, ठीक है। कि भाई जो सर्विस टैक्स है वो यूनियन कलेक्ट करेगी और फिर उसको एप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा यूनियन और स्टेट्स के बीच में। फिर 92nd अमेंडमेंट आया 2003 के अंदर, जिसके अंदर हमने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन सबको हमारे 8 शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और हमारे फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी होगी, 18 से बढ़ के 22 होगी। फिर 95th अमेंडमेंट आया कौन सी ईयर के अंदर, 2009 के अंदर, जिसके अंदर हमारी जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स थी SC/ST के लिए या जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन थी एंग्लो इंडिया की, इसको हमने 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया 2020 के लिए, ठीक है। और 10 इयर्स के लिए, यानी कि 70 इयर्स के लिए कर दिया आर्टिकल 334 के अंदर। देन 97th अमेंडमेंट आई 2011 के अंदर, जिसके अंदर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का जो आपका राइट है उसको फंडामेंटल राइट बोल दिया आर्टिकल 19 के अंदर। और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी ऐड किया गया आर्टिकल 43 जिसके अंदर बोला गया कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है। और जो एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ 9 जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई। देन 100th अमेंडमेंट आई 2015 के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था 1974 का बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, के अंदर कुछ एंक्लेव्स को, टेरिटरीज को एक्सचेंज किया गया, यानी कि इस तरीके से कुछ जो टेरिटरीज थी, कुछ हमारे इंडिया के अंदर थी, कुछ बांग्लादेश के अंदर थी, तो उन टेरिटरीज को एक्सचेंज किया गया। जहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हमारे इंडियंस रहते थे और इंडिया के अंदर कुछ बांग्लादेश के लोग रहते थे, तो उनको एक्सचेंज किया गया। And then provision relating to territories 4 states Assam, West Bengal, Meghalaya in the first schedule of the Indian Constitution amended। तो ये चीज़ हमने अमेंड की, ठीक है। तो एक तो मेन बात ये आ जाती है 100 अमेंडमेंट के अंदर। देन हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट आई कौन सी ईयर के अंदर, 2016 के अंदर, जिसके अंदर हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जो GST है उसको इंट्रोड्यूस किया कि हम GST लेवी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके चलते GST के अंदर काफी 3 तरीके की लॉ बनेगी, एक CGST होगा, SGST होगा, UGST होगा, इस तरीके से काफी सारी चीजें और इसके अंदर बताई। फिर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड अमेंडमेंट आया 2018 के अंदर, जिसके अंदर क्या बनाई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। देन 103rd अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने 10% रिजर्वेशन दी इकोनॉमिकली बैकवर्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ठीक है। जो क्लासेस आर्टिकल क्लॉज 4, 5 के अंदर दी थी, 15 के अंदर वो तो रही, लेकिन इसके अलावा हमने 10% रिजर्वेशन दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। किसी भी जगह से वो व्यक्ति आता हो, चाहे वो बैकवर्ड है या नहीं है, SC/ST है या नहीं, कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से तो उसको यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दी गई। देन 144th अमेंडमेंट आया, तो जैसे पहले था 2009 के अंदर हम 10 साल एक्सटेंड किए थे वो SC/ST के लिए लोकसभा के अंदर और एंग्लो इंडियंस के लिए। इसी तरीके से हमने ये अब और 10 इयर्स एक्सटेंड कर दिया, यानी पहले 70 इयर्स बोला था, हमने 80 इयर्स कर दिया, तो अभी 2030 तक एक्सटेंड हो गया इनकी रिजर्वेशन। देन हमारी 105th अमेंडमेंट आई, ठीक है। 105th अमेंडमेंट के अंदर 2021 के अंदर आई लेटेस्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की 2021 की,
इसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओबीसीज को जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट will amend clause 1 and 2 of article 342A and also introduce new clause 3 the bill will also amend article 366। तो ये सारी चीजें अमेंडमेंट है, ये बिल का है लेकिन ये अमेंडमेंट हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे 105th अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आगे जो होंगे हम उसको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, अगर कुछ और होता है तो आई होप आपको समझ आया होगी मेजर अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी आई हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। एक आपको कोई रिवीजन हो जाएगा अगर आप इनको देखते हैं, और आपका अगर कोई किसी और का भी एग्जाम हो तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ जुडिशरी एग्जाम के लिए नहीं है, अगर आप यूपीएससी और कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम है तो उसके अंदर भी आपको हेल्प हो जाएगी, तो आप इनको देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप जुडिशरी को कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस होती हैं और क्या फीस होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।